स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं BA सेमेस्टर 6 के सब्जेक्ट को DSC 3 एंड 4 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण विषय टाइपिंग विद्रोह टाइपिंग विद्रोह लेकर उपस्थित हुआ हूँ। चलिए बिना समय गंवाए हम अपने इस विषय को प्रारंभ करते हैं। टाइपिंग विद्रोह 1842 ईस्वी के बाद चीन के दुर्दिन प्रारंभ हो गए थे। एक और विदेशियों का आगमन चीन में होने लगा था, तो जो अपने साम्राज्यवाद का विस्तार का प्रयत्न कर रहे थे, और दूसरी ओर चीन की जनता भी मंचू सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने पर उतारू हो गई थी। जनता विदेशियों के संपर्क से प्रदुर्भूत प्रभावों तथा मंचू सम्राट ताओ कुआंग की कमजोरियों से परिचित थे। स्वयं सम्राट की स्थिति भी बुरी होने लगी थी। सम्राट की कमजोरी से चीन की जनता असंतुष्ट थी। इसी समय 1842 ईस्वी के बाद अनुचित तरीके से विदेशियों ने चीन में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया, तो चीनियों का असंतोष आकाश छूने लगा। यही कारण था कि इसी समय में चीन में विद्रोह का वातावरण तैयार होने लगा। 1860 ईस्वी ईसा पूर्व चीन की जनता छोटे बड़े मिलाकर करीब 100 विद्रोह किया था। केवल एक ही साल 1847 ईस्वी में चीन में 26 विद्रोह हुए थे। इन विद्रोहों को जन्म देने के पीछे चीन की वे अनेक गुप्त समितियां भी थी जिनका निर्माण अफीम युद्ध के बाद हुआ था। इन विद्रोहों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण ताइपिंग का विद्रोह ताइतिंग रिबिलियन है, जो चीन के 11 प्रांतों में हुआ। इसमें करीब 2 करोड़ व्यक्ति जीवन से हाथ धो बैठे और अनेक पुस्तकालय जला दिए गए। अब हम विद्रोह के कारणों को देखेंगे। यूं तो उक्त संदर्भ से भी इस विद्रोह के कारण परिलक्षित होते हैं, परंतु क्रमिक अध्ययन के लिए विभिन्न कारणों का उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है। इस विद्रोह के होने में सर्वप्रथम राजनीतिक कारणों का सहयोग दिया। पाश्चात्य देशों की साम्राज्यवादी श्रृंखला चीन को जकड़े जा रही थी। यूं तो बहुत पहले ब्रिटेन, फ्रांस, रूस वगैरह देशों ने चीन के साथ संबंध कायम किया था, पर इन देशों का चीन के साथ वास्तविक संबंध 1839-42 के बाद ही कायम हो सका। परास चीन के पाश्चात्य देशों ने अनेक संधियां करके चीन में अनेक प्रकार की सुविधाएं अर्जित की थीं। इन संधियों के चलते चीन को अपने राष्ट्रीय गौरव पर कलंक लगाना पड़ा। उसे आर्थिक क्षति उठानी पड़ी थी और उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी खतरे में पड़ गई थी। फलस्वरूप अफीम के प्रश्न पर लड़े गए प्रथम और द्वितीय युद्ध के पश्चात देशों का साम्राज्यवाद विस्तृत होने लगा था। चीन की जनता विदेशियों के इस बढ़ते प्रभाव को देखकर चिंतित हो रही थी और इसे अपने देश के लिए अपमान समझ रही थी। उसका ख्याल था कि अगर इस बढ़ते साम्राज्यवाद के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई जाएगी तो संपूर्ण चीन पर इन पाश्चात्य देशों का कब्जा हो जाएगा और बर्मा, भारत आदि देशों की तरह चीन भी इंग्लैंड का वशवर्ती देश बन जाएगा। विदेशियों के इस निरंतर बढ़ते प्रभाव के कारण केवल बड़े घराने के व्यक्ति और शिक्षित वर्ग के लोग ही असंतुष्ट नहीं थे, प्रत्युत साधारण किसानों के मस्तिष्क में भी असंतोष की गहरी भावना का सृजन होने लगा था। 1842 में नानकिंग की संधि की शर्तों को जब मंचू सरकार ने स्वीकार कर लिया, तब उनका असंतोष और भी अधिक बढ़ गया। अब उनके सम्मुख एक ही मार्ग था, ये विद्रोह करके अपने असंतोष को प्रकट करे और विदेशियों के बढ़ते प्रभाव को समाप्त कर अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता की रक्षा करे। अतः इस विद्रोह का पहला कारण राजनीतिक कारण माना जा सकता है। आर्थिक कारण के चलते भी ताइपिंग विद्रोह का जन्म हुआ। ब्रिटेन से जिस समय चीन के साथ युद्ध प्रारंभ किया था, उस समय चीन में आर्थिक असंतोष का वातावरण व्याप्त था। उन दिनों चीन की आर्थिक दशा अत्यंत दयनीय थी और किसान आर्थिक विपन्नता से आक्रांत थे। इस विपन्नता का कारण यह था कि चीन की सरकार ने अफीम क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक युद्ध के हर्जाने के रूप में करोड़ों रुपए इन पाश्चात्य देशों को दिया था। रुपए की यह राशि चीन के लोगों से वसूल की गई थी। एक तो किसान पहले से ही अपनी सरकार को नियमित टैक्स देते आ रहे थे। अब क्षतिपूर्ति और हर्जाने की रकम को पूरा करने के लिए उस पर
अनेक प्रकार के और भी टैक्स लगाए गए। इन नए टैक्सों के चलते उनकी आर्थिक विपन्नता और बढ़ चली। किसानों और व्यापारियों के पास भी प्रचुर पैसे नहीं थे। वे इन नए टैक्सों को देने में लाचार थे, पर दूसरी ओर सरकारी नियमों का उल्लंघन करना भी उनकी शक्ति के बाहर की बात थी। फलतः उन्हें किश्त पर अनेक सरदारों और जमींदारों से कर्ज लेने पड़े। इस कार्य का परिणाम बुरा हुआ। बहुत से किसानों को इन करों की अदायगी के लिए अपनी जमीनों की बिक्री करनी पड़ी। जमीन हाथ से निकल जाने से उन्हें अपनी प्रतिष्ठा गंवाकर मजदूरी का सहारा लेना पड़ा। किसान अब मजदूर हो गए, व्यापारी अब गरीब हो गए। इन लोगों ने अपनी इस दशा का पूर्ण उत्तरदायी मंचू सरकार को ठहराया। उन्होंने यह अनुभव किया कि जब तक मंचूर सरकार का शासन समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक उनकी दशा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। फलतः इन लोगों ने विद्रोह का सहारा लिया। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है शासन की दुर्बलता। शासन की दुर्बलता ने भी इस विद्रोह को संभावित बनाया। चीन की संपूर्ण जनता शासन में भ्रष्टाचार और दुर्बलता को देखकर चिंतित थी। वह चाहती थी कि संवैधानिक कदम उठाकर चीन के शासन में सुधार लाया जाए। वह चाहती थी कि चीन का सम्राट एक कदम उठाकर उसके राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक वगैरह जीवन में सुधार लाए। चीन के पढ़े लिखे लोग यह कहने लगे थे कि सम्राट अपने देश की राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय गौरव अक्षुण्ण बनाए रखने में असमर्थ है। उसे शासन करने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे शासक को शासन भार से अपने आप को ही मुक्त हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त जब मंचू सम्राट ने क्षतिपूर्ति समस्या के निदान के लिए जनता पे नए करों का भार लादा, तो जनता और बौखला उठी और अंतिम रूप से उसने उसके शासन को समाप्त कर देने का संकल्प किया। एक तो इस शासन के चलते देश की राजनीति तथा प्रशासन पर पाश्चात्य देशों का प्रभाव कायम होता जा रहा था। दूसरी, इसी शासन के चलते देश की आर्थिक व्यवस्था भी चिंताजनक हो रही थी। अगर मंचू सम्राट दृढ़ तथा कार्यकुशल रहता तो किसानों को जमीन नहीं बेचनी पड़ती और न उन्हें एक मजदूर का जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य होना पड़ता। इसके अतिरिक्त चीन सामाजिक सुधार लाने के लिए मंचू सम्राट ने कुछ भी प्रयास नहीं किया जिसका नितांत आवश्यकता थी। चीन की दुर्दशा तथा किसान की गरीबी के समाचार से सम्राट बेखबर पड़ा रहा। ऐसे बेखबर सम्राट और सरकार के विरुद्ध यदि चीन में असंतोष बढ़ने लगा तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। फलतः तत्कालीन सरकार की कमजोरियों तथा सामाजिक अवनति के पदचिन्हों ने चीन की जनता को विद्रोह करने के लिए बाध्य और प्रेरित किया। वह सोचने लगी कि जब तक इस सरकार को बदला नहीं जाएगा, तब तक पाश्चात्य देशों के बढ़ते प्रभाव को चीन में रोका नहीं जा सकता है और न इसकी आर्थिक विपन्नता को संपन्नता में बदला जा सकता है। अतः इस असंतोष का स्पष्टीकरण विद्रोह के रूप में होना अवश्यंभावित है। अगला पॉइंट है गुप्त समितियां। गुप्त समितियों के चलते विद्रोह तथा विद्रोहियों को नया बल मिला। वे एक नई भावना से प्रेरित होकर मर मिटने के लिए तैयार होने लगे। इन समितियों के निर्माण के पीछे पाश्चात्य देशों की साम्राज्यवादी भावना ही थी। इसके अतिरिक्त चीन में मंचू सम्राट की कमजोरी के चलते जिस दूषित वातावरण का निर्माण हो रहा था, उसके चलते भी इन समितियों का निर्माण हुआ था। इन समितियों के प्रगतिशील सदस्य मंचू सरकार से अत्यंत घृणा करते थे और यह सरकार उनकी आंखों में किरकिरी की तरह गड़ रही थी। इन समितियों ने भी चीन की सारी दुर्व्यवस्था तथा राष्ट्रीय अपमान का आरोप सम्राट के सिर ही थोपा। इसलिए इन समितियों का यह ध्येय था कि चीन में विद्रोह के माध्यम से मंचू शासन को समाप्त किया जाए और यहाँ एक सरकार बने जो पाश्चात्य देशों की दाल चीन में नहीं गलने दे और उनके बढ़ते प्रभाव के विरुद्ध डटकर मोर्चा ले सके। इसमें एक ऐसी सरकार का निर्माण करने की आकांक्षा थी कि जो कि चीन की आर्थिक सुधार ला सके। पर इस ध्येय की पूर्ति के लिए गुप्त समितियों ने प्रयास करना भी प्रारंभ कर दिया।
इनके प्रयासों के चलते ही चीन में भूमिहीन कृषक और मजदूर काफी प्रभावित होने लगे। फलतः वे इन समितियों के सदस्य भी बनने लगे और इससे सदस्यों की संख्या बढ़ती चली गई। इस तरह इन समितियों के चलते चीन में विद्रोह के लक्षण दिखाई पड़ने लगे। अगला पॉइंट है क्वांगतुंग का दुर्भिक्ष। क्वांगतुंग का दुर्भिक्ष इस विद्रोह का तात्कालिक कारण है। सन 1849 में क्वांगतुंग में एक दुर्भिक्ष पड़ा। इस दुर्भिक्ष को समाप्त करने के लिए मंचू सरकार कुछ भी प्रयास नहीं किया। जनता भूखी मरती रही और दुर्भिक्ष अपना रंग जमाता रहा। इसका फल यह हुआ कि इस प्रदेश की जनता विद्रोह करने की भावना से उत्प्रेरित हो उठी। जनता को उकसाने के लिए चीन की गुप्त समितियों को और भी स्वर्णिम अवसर हाथ लगा। फलतः 11 जनवरी 1851 ईस्वी में चीन में ताइपिंग विद्रोह हो गया। स्पष्ट है कि ताइपिंग विद्रोह का प्रादुर्भाव में अनेक कारणों से सहयोग दिया। सम्राट अब भी सोया हुआ था। अगर वह चाहता तो इस समय भी विद्रोह रुक सकता था, पर उसकी दुर्बलता उसके अस्तित्व को समाप्त करने वाली थी। संपूर्ण चीन में इस विद्रोह की अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अब हम इस विद्रोह के परिणामों को देखेंगे और महत्व को समझेंगे। 1841 से लेकर 1861 ईस्वी तक चीन में छोटे बड़े अनेक विद्रोह हुए, जिनमें ताइपिंग का विद्रोह सर्वाधिक प्रसिद्ध था। वे नितांत महत्वहीन नहीं थे। ताइपिंग का अकेला विद्रोह इस महत्व तथा तथ्य को सिद्ध करता है। 13-14 वर्षों का यह काल चीन के लिए नवचेतना का काल था। यह सही है कि मंचू सरकार को गद्दार नीति और विदेशी राज्यों के अवरोध के चलते वह विद्रोह असफल हो गया, पर इसने चीन में सर्वप्रथम राष्ट्रीय भावना का बीजारोपण किया। उसकी पौधे आगामी वर्षों में पनपने और 20वीं सदी में जाकर एक विशाल वृक्ष का रूप में परिणत हुई, जिसकी छाया के नीचे चीनियों को स्वतंत्रतापूर्वक सांस लेने का अवसर मिला। इस विद्रोह ने भविष्य में होने वाले विद्रोहों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। अतः इस अर्थ में विद्रोह व्यर्थ एवं विफल नहीं कहा जा सकता। इसके चलते ही चीन में अनेक प्रकार की राष्ट्रीय राजनीतिक सुधारपरक भावनाएं अंकुरित हुई। राष्ट्रीयता के विकास में सहायता देने के साथ साथ इस विद्रोह के चलते चीन के किसानों की दशा में परिवर्तन आया। किसानों की दशा में परिवर्तन लाने के लिए नानकिंग स्थित विद्रोहियों की सामयिक सरकार ने जमींदारों से जमीन लेकर उनके बीच बांट दिया। इस सरकार की देखा देखी चीन की मांचू सरकार ने भी पुनः किसानों की दशा में परिवर्तन लाने का प्रयास किया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शासन को अच्छा तथा लोकप्रिय बनाने के लिए ताइपिंग का विद्रोह एक खुला चैलेंज था, एक नई प्रेरणा थी। कुछ बातों के लिए इस विद्रोह ने मंचू सरकार को अवसर भी दिया। इस विद्रोह ने यह सिद्ध कर दिया कि चीन की जनता अन्याय के विरुद्ध आवाज उठा सकती है और विदेशियों के साम्राज्यवाद को उखाड़ फेंकने के लिए प्रयास कर सकती है। इस विद्रोह ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि चीन में अवसर आने पर इससे भी बड़ी क्रांति हो सकती है और चीन के किसान पूरे साहस से विदेशियों से लड़ भी सकते हैं। थोड़े से चीनियों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे चीन की दुर्व्यवस्था को दूर करने के लिए कमर कसकर विदेशियों से लड़ भी सकते हैं। अतः ताइपिंग का विद्रोह चीनियों के प्रबल देश प्रेम का ज्वलंत प्रमाण है, अनन्य देशभक्ति की जीती जागती तस्वीर है, मस्तिष्क में चिरस्थायी रहने वाली अमर कहानी है। इस विद्रोह ने सबसे पहले चीनियों का आह्वान करके उन्हें एक होने के लिए प्रेरित किया। देश की मिट्टी पर मर मिटने के लिए इसने एक नई शिक्षा, नई प्रेरणा तथा नई उत्साह को बल दिया। इसके चलते चीन में रिपब्लिक की स्थापना की भावना आई। अतः यह विद्रोह असफल होकर भी सफल रहा। इस विद्रोह के दुष्परिणाम भी चीन में प्रकट हुए। इस विद्रोह को नष्ट करने में विदेशियों ने चीन की सरकार की सहायता दी थी। फलतः स्वाभाविक रूप से मंचू सरकार की सेना, शासन और उसकी आंतरिक एवं बाह्य नीतियों पर विदेशियों का प्रभाव कायम होना प्रारंभ हो गया और बढ़ने भी लगा। इसके अतिरिक्त अपनी दुर्दशा का अनुभव करते हुए भी मंचू सम्राट इन पाश्चात्य देशों को अपना मित्र मानने लगा। पारस्परिक मतभेद के रहते हुए भी चीन की सरकार इन देशों के प्रति कृतज्ञ बनी, क्योंकि इन देशों ने मंचू सरकार की सहायता की थी।
इसलिए उनमें परस्पर मित्रता की भावना का सृजन होना आवश्यक और स्वाभाविक भी था। इसके चलते चीन में विदेशियों के प्रभाव और भी कायम हुए। इसके बढ़ते प्रभाव के अतिरिक्त चीन की आर्थिक दशा भी दयनीय हो गई। एक तो पहले से ही क्षतिपूर्ति के रूप में चीन ने पाश्चात्य देशों को एक बड़ी रकम दे दी थी। इसके अतिरिक्त इस विद्रोह को दबाने के लिए भी चीन की सरकार को एक अच्छी रकम खर्च करनी पड़ी थी। राजकीय कोष की रिक्तता ने मंचू सरकार के सामने दो रास्ते प्रस्तुत किए। या तो कोष पूर्ति के लिए जनता पर पुनः नए करों का बोझ ला दें, या उससे भी अगर सरकार की अर्थव्यवस्था अच्छी ना हो सके तो वह विदेशी मित्रों से कर्ज ले ले। फल यह हुआ कि उसे दोनों रास्तों को अपनाना पड़ा। जनता पर करों का भारी बोझ पड़ गया, जिसके फलस्वरूप मंचू सरकार की लोकप्रियता चीन में तेजी से घटने लगी। दूसरी ओर विदेशी राज्यों से खर्च लेने के कारण विदेशियों का प्रभाव चीन में और भी अधिक बढ़ा। मंचू सम्राट इतना अभागा निकला कि चीन में न केवल जनता उसके विरोध करने लगी और विदेशी राज्यों का उस पर प्रभाव कायम हुआ, प्रत्युत प्रकृति ने भी उससे शत्रुता कर ली। भूमि का बंटवारा हो जाने से कृषि की हालत तो दयनीय हो गई थी। साथ ही साथ इस समय 1876 में टिड्डी दल ने चीन की सारी फसल को चाट डाला, जिससे भयंकर अकाल पड़ा। इस प्राकृतिक प्रकोप से लड़ना अव्यवस्थित मंचू सरकार के लिए दुष्कर कार्य था। फलतः दुर्भिक्ष की समस्या का निराकरण नहीं हो सका और 1876 से 78 ईस्वी के अंदर मंचू सम्राट की कमजोरी और भी प्रकट हो गई। इसी तरह ताइपिंग विद्रोह के चलते अनेक सुपरिणाम और दुष्परिणाम प्रकट हुए। स्पष्ट है कि विफल होकर भी यह विद्रोह चीन पर वर्षों तक के लिए अपनी छाप छोड़ गया। चीन की सुखी संपन्न क्षेत्रों में यह प्रचंड विनाश का इतिहास छोड़ गया, जिससे चीन की आर्थिक रीढ़ टूट गई। यह विद्रोह चीन के जीवन में एक स्थायी तत्व बनकर आया और इसी तत्व ने कालांतर में चीन के साम्यवादियों को प्रेरित किया। चीन की आधुनिक साम्यवादी सरकार के नीति एवं कार्यक्रम वस्तुतः ताइपिंगों की सामयिक सरकार के लिए गए हैं। जिस प्रकार आधुनिक चीन की नेता माओ त्से तुंग ने अपने स्वतंत्र विचार हैं, उसी प्रकार हुंग सियू चुआन का भी अपना स्वतंत्र विचार था। एक स्वर से ही यह स्वीकार किया जा सकता है कि माओ त्से तुंग की सरकार का प्रेरणा स्रोत ताइपिंग भी था। इस तरह से हमारा यह विषय यहाँ समाप्त होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।